हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए पर्यावरण के जो 5000 प्रश्नों की श्रृंखला है उसका पार्ट 2 लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन स्पेशली सीटेट के लिए बनाए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बात करते हैं ओनली सीटेट और शिक्षक भर्ती की। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए दोस्तों। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे जानवर जिनके शरीर पर बाल तथा दिखाई देने वाले कान होते हैं, ऐसे जानवर जिनके शरीर पर बाल तथा दिखाई देने वाले कान होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? ये आपको बताना है। क्या उन्हें अंडे देने वाले कहते हैं, जरायुज कहते हैं, उभयचर कहते हैं, या फिर आकशेरुकी कहते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आई होप आप सभी लोग जानते होंगे। लेकिन दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब भी करूँगा। तो सबसे पहले इसके राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा जरायुज। जरायुज होता है दोस्तों। तो ऐसे जानवर जिनके शरीर पर बाल तथा दिखाई देने वाले, मतलब कान हमें जो दिखाई देते हैं ना, उसे बोलते हैं जरायुज। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जरायुज और एक होता है अंडायुज। तो अंडायुज तो आप समझते होंगे और जरायुज आप समझते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिए। जिनके कान बाहर दिखाई देंगे उन्हें क्या बोलेंगे? जरायुज। और जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, जैसे आपके जो पक्षी हैं, पक्षियों के कान आपको दिखाई देते हैं, तो आप कहोगे नहीं दिखाई देते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? अंडायुज बोलेंगे। ये आप समझ सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और दोस्तों, इनका इंग्लिश वर्जन जरूर ध्यान रखिए। विविपेरस बोलते हैं इसको। और उभयचर, एम्फीबियंस, इन सारे जो हैं इनके सभी आपको इंग्लिश नेम भी याद रखने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इनके साथ साथ जो जरायुज जो होते हैं, तो जरायुज क्या करते हैं? जरायुज बच्चे पैदा करते हैं, यानी कि बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते। जो अंडे देते हैं उन्हें अंडायुज, जो बच्चे देते हैं उन्हें जरायुज बोलते हैं। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बस यही चाहते हैं हम कि बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए बस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई थी? ये आपको बताना है। आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे देख लेते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों, इसका राइट आंसर आप सभी लोग जानते होंगे कि मिथाइल आइसोसाइनेट। कहीं कहीं पे आपको MIC लिखा हुआ मिल जाएगा। MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, MIC भी इसी गैस को कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये त्रासदी कब हुई थी दोस्तों? तो इस त्रासदी की जब हम बात करेंगे दोस्तों, तो ये त्रासदी हुई थी 3 दिसंबर 1984। 3 दिसंबर 1984 को ये त्रासदी हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई थी। मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई थी। और एक क्वेश्चन दोस्तों और बनता है, ये कंपनी कौन सी थी? ये जो मतलब क्या हुई थी, ये गैस थी, MIC एक गैस थी जिसका रिसाव हुआ था। ये किस कंपनी की गैस थी, यानी कि किस कंपनी से ये गैस लीक हुई थी दोस्तों? तो मैं इसकी राइट आंसर की बात करूं दोस्तों, तो वो जो कंपनी थी उसका नाम था दोस्तों यूनियन कार्बाइड कंपनी। यूनियन कार्बाइड नाम था। क्या था उसका नाम? यूनियन कार्बाइड। मैं लिख देता हूं यहां पर, यूनियन। चलो इसको रफ करके दोबारा से ही लिखता हूं। यूनियन कार्बाइड नाम था, ठीक है। यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी थी जिससे ये गैस का रिसाव हुआ था दोस्तों। ध्यान रखना है कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। एक एक ऑप्शन मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं तो बस यही चाहता हूँ। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो हाथियों के झुंड में सभी निर्णय कौन लेता है? सबसे उम्रदराज नर, सबसे उम्रदराज मादा, अधेड़ नर, या फिर अधेड़ मादा? तो दोस्तों, अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हाथियों का झुंड होता है उसमें जो सबसे उम्रदराज यानी कि सबसे एजड जो मादा होती है, सबसे एज की जो मादा होती है, वही निर्णय लेती है सारे काम की कि क्या करना है, कैसे करना है।
लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है, ये क्वेश्चन सारे के सारे आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी पढ़ना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईवीएस के लिए पूरा एनसीईआरटी चार्ट लीजिए, जिसे चार्ट ना बोलते हैं ना, चार्ट लीजिए बिल्कुल अच्छे से माइंड में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जब नर हाथी जो होता है ना, नर जो हाथी होता है, तो वो 14-15 साल का जब हो जाता है तो झुंड से अलग हट जाता है और अकेले घूमने लग जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर भी एक क्वेश्चन ये वाला बनता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पत्ता कौन सा होता है? नारियल, बंद गोभी, सरसों, पालक। इसका क्वेश्चन आंसर तो बताने की जरूरत ही नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं कि सरसों का साग भी बनाया जाता है और तेल तो निकाला ही जाता है, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में बरसात के मौसम में बच्चों को बाहर जाने से रोकने का निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त तरीका है, ये आपको बताना है। उन्हें बताना कि उन्हें चोट लग जाएगी, उन्हें जल जनित रोगों के बारे में सिखाना, उन्हें चेतावनी देना कि वे पानी में डूब जाएंगे, या फिर ऑप्शन नंबर डी, उन्हें बताना कि वे राक्षसों द्वारा पकड़ लिए जाएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं कि उन्हें जब हम बताएंगे, समझाएंगे कि बेटा जल जनित जो रोग होते हैं, जल से फैलने वाले जो रोग होते हैं, उनके बारे में जब हम सिखाएंगे, तभी तो बच्चे बाहर जाने से मना करेंगे कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें बीमारी हो जाएगी। बच्चे तभी समझेंगे उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, क्योंकि क्या होता है जब बरसात का मौसम होता है तो प्रदूषण एकदम से छा जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला, कि किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था, स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है, तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी है लगभग कितनी होगी, ये आपको बताना है। 2.001, 11 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, या फिर 1.067 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन कई मर्तबा आ चुका है, तो इसको ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं दोस्तों। सब्जियां और फल अच्छे स्रोत हैं, किसके अच्छे स्रोत हैं ये आपको बताना है। खनिज के, विटामिन और वसा के, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज के। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो फल और सब्जियां होती हैं उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, विटामिन भी होता है और खनिज भी होता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके दिए हैं दोस्तों, कुछ इसमें ऑप्शन दिए हैं, पहले आप देखिए। परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जनरल लिखना, या फिर विचार मानचित्रण। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं। पर्यावरण का आकलन करना है तो किस उपकरण और तकनीक का प्रयोग करना चाहिए, ये पूछा है। क्या परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जर्नल लिखना, या फिर विचार मानचित्रण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? क्या परियोजना कार्य होता है? तो आप कहोगे बिल्कुल होता है। क्षेत्र भ्रमण जरूरी होता है, तो पर्यावरण में क्षेत्र भ्रमण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्षेत्र भ्रमण ही होता है। जनरल लिखना होता है, तो जनरल लिखना भी पर्यावरण अध्ययन में महत्वपूर्ण होता है आकलन के लिए, और विचार मानचित्रण भी आकलन के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर, यानी कि ये सभी सही हैं, तो यानी कि ए बी सी डी कौन से में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां बच्चे में मोटापे का कारण बनेंगी। ऑप्शन है सप्ताह में एक बार साइकिल चलाना, शायद ही कभी पिकनिक पर बाहर जाना, साबुत अनाज के बिस्कुट और नमकीन खाना, पसंदीदा किताबें पढ़ते हुए घंटों तक रोजाना सोफे पर बैठना।
मोटापे का कारण इनमें से क्या बन सकता है दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कि पसंदीदा किताबें पढ़ते हुए घंटों तक रोजाना सोफे पर अगर बैठा रहेगा तो मोटापे का कारण बन सकता है, क्योंकि वो अपने शरीर को, बॉडी को हिलाएगा ही नहीं, काम बिल्कुल करेगा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कि उस पे मोटापा आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, जैव विविधता में कब परिवर्तन होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, यानी कि जो जैव विविधता है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, या फिर भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, पृथ्वी पर एक समान रहती है, या फिर ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि जो भूमध्य रेखा है ना, तो भूमध्य रेखा की तरफ जैव विविधता बढ़ती है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं। अब ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, बीच में कौन सी होती है? भूमध्य रेखा। ऊपर कौन सी होती है? कर्क रेखा। नीचे कौन सी होती है? मकर रेखा। अब ये 3 रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ये मान लीजिए सन है यहाँ पर, तो सन का जो प्रकाश होगा दोस्तों, प्रकाश सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ेगा? तो आप कहोगे सबसे पास में यही रहेगा ना, तो इस पे सबसे ज़्यादा पड़ेगा, तो यहाँ गर्मी होगी। तो यहीं पे जब गर्मी होगी तो यही वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, इस क्षेत्र में क्या होगा दोस्तों? इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और सबसे ज़्यादा जैव विविधता यही होगी। तो ध्रुवों की तरफ विविधता घटती जाती है जैव विविधता, और जो हमारी भूमध्य रेखा है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका जो भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पे होती है, ये कितना होती है? 23.5, वो सॉरी, हाँ 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये जो होता है वो आपका 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा हो जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसको मैं एक बार डिस्क्राइब करूंगा, एक अच्छी सी वीडियो लेकर आऊँगा, आप टेंशन ना लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि चंगपा लोगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब चंगपा होते क्या हैं दोस्तों? आपने जनजातियां सुनी होंगी, जैसे एसटी होती हैं, एसटी जनजातियां कई सारी होती हैं, भील, गोंड, ये सारी कई होती हैं, थारू। तो ये जो जनजातियां होती हैं, इसी तरीके से चंगपा जनजाति भी होती है। तो इनमें से कौन सा कथन उनके लिए गलत है दोस्तों? जहां गलत आएगा उसको पहले ही मार्क कर लेना है। ऑप्शन दिया है वे तंबूतों में रहते हैं। ऑप्शन बी है कि चंगपाओं का एकमात्र कोष उनकी बकरियां हैं। वे पत्थर से बने आश्रय में अपनी बकरियां रखते हैं। वे मध्यम तापमान वाली कम ऊंचाई पर अपनी बकरियां चराते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यानी कि जो चंगपा लोग होते हैं वे मध्यम तापमान वाली कम ऊंचाई पर अपनी बकरियां चराते हैं, और जो चंगपा जो जनजाति होती है वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में रहती है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में रहती है, और बकरियों को पालने का काम होता है इनका दोस्तों, बकरियों को पालने का काम होता है। अब बकरियां क्यों पालते हैं? ये उनसे दूध भी प्राप्त होता है, इनको मांस का भी यूज करते हैं, उनके खाल भी बनाते हैं, और उनकी जो बाल होते हैं ना उसका भी यूज करते हैं, बाल से ऊन वगैरह बनाई जाती है उनकी बकरियों से। ठीक है दोस्तों, इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन हो गए इसमें आपके, ठीक है, एक क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसके राइट आंसर की जब बात की जाए ना दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग जानते होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पैदा करती है दोस्तों। और ओजोन परत के क्षरण की बात की जाएगी तो आप CFC का नाम लेंगे। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाती है दोस्तों, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। ग्लोबल वार्मिंग की बात होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड, और जब भी ओजोन परत को क्षय की बात होगी तो CFC सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन मिलता है कि 26 जनवरी 2001 को कच्छ में क्या हुआ था? बाढ़ आई थी, भूकंप आया था, बम विस्फोट हुआ था, या फिर गैस रिसाव हुआ था दोस्तों? तो इसके राइट आंसर की जब बात की जाए तो दोस्तों 26 जनवरी 2001 को कच्छ के रण में क्या हुआ था? भूकंप आया था दोस्तों। कब क्या आया था? भूकंप आया था दोस्तों। और कच्छ है कहाँ? तो आप कहोगे कच्छ आपका गुजरात में है।
कच्छ कहाँ है? गुजरात में है दोस्तों, ये आप ध्यान रखोगे। वहाँ पर बहुत ही तेज, अब तक का सबसे तेज भूकंप आया था उस टाइम 26 जनवरी 2001 को, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, हजारों लोग मारे गए थे इंडिया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, कि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? ऑप्शन है शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे भारत का मानचित्र लेकर आएं। ऑप्शन बी शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। ऑप्शन सी है कि शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटवर्तम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। ऑप्शन डी आपका मिलता है कि अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति को बताना। तो दोस्तों इसके सभी ऑप्शंस को एक साथ यहाँ पर देख लीजिए। तो जब हम दोस्तों इसके ऑप्शंस को एक साथ देखते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए कि बच्चों के लिए क्या करना है, मानचित्र के बारे में अगर पढ़ाना है तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी हो सकती है ये आपको बताना है दोस्तों। तो मैं आपके लिए बता दूं कि शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं और वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखिए मैं क्या आपको बता रहा हूं कि जो पर्यावरण है ना, ईबीएस में बच्चे के लिए सारे काम वो करवाए जाते हैं जो वह स्वयं करे, स्वयं खोजबीन करे, अपने आसपास की प्रकृति को देखे, इस तरीके से सीखे। तो ये ऑप्शन आपका हमेशा सही होता है दोस्तों, स्वयं करे यानी कि स्वयं खोजे आसपास की चीज़ों को, वो ऑप्शन हमेशा सही होगा। इस क्वेश्चन में ही नहीं, हर क्वेश्चन में वो वाला ऑप्शन आपका ठीक होता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये तो पता नहीं क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आ चुका है, हमें खुद नहीं पता कितनी बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, हर बार आ जाता है। अब क्वेश्चन है कि पोचमपल्ली जिले के मुक्तापुर गांव में लोगों द्वारा बुना जाने वाला पोचमपल्ली किस राज्य का विशेष कपड़ा या साड़ी है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, ये क्या है, ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ये जो पोचमपल्ली है ना, ये आंध्र प्रदेश में एक जिला है। पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में एक जिला है जहाँ कपड़े का काम होता है, कपड़े का काम होता है। खासकर पोचमपल्ली जो साड़ियाँ होती हैं उनके रंगाई का कार्यक्रम होता है, काम होता है। और ये बहुत ही पारंपरिक है, बहुत ही प्राचीन और लोकप्रिय है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन कई मर्तबा आ चुका है तो क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुझसे पढ़ने वाला जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है हर व्यक्ति का, हर भाई हर बहन का इस बार सीटेट क्लियर होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही तो यार लाइक और शेयर तो कर ही सकते हो ना, और अगर अच्छी लग गई हो तो कमेंट कर दीजिए। और बस इतना ही है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपका सिलेक्शन चाहिए, बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप लाइक करो मत करो, शेयर करो या मत करो, लेकिन कुल मिलाकर आपका सीटेट निकलना चाहिए, यही मेरी आशा है, बस यही चाहता हूं मैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा इस वीडियो में, लेकिन वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके बताइए कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।